चलिए इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9 थे, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में ये कवर किया कि पॉवर्टी भारत के लिए एक चुनौती कैसे बना हुआ है। द चैप्टर 3 वाज द चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। अब जब हमने उसे कवर किया है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम अपना वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। हम उसके क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। पहले हम स्टूडेंट से आंसर चाहेंगे, जो वो फीडबैक देंगे उसके बेसिस पर हम ऑन रिकॉर्ड अपनी तरफ से उस आंसर को प्रेजेंट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है हमने इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी शामिल किए हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ साथ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस? अलग अलग मुल्क अलग अलग गरीबी रेखा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्यों ऐसा लगता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मॉनेटरी वैल्यूज़, अलग फिगर्स आइडेंटिफाई की जाती हैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के लिए, दैट इज़ पॉवर्टी लाइन। मतलब पॉवर्टी लाइन के स्टैंडर्ड्स अलग अलग दुनिया में अलग अलग क्यों हैं, यही क्वेश्चन था, हम उसको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली कहानी की पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन से मतलब क्या? देखिए, किसी भी सोसाइटी में कोई भी जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी ने उस इंडिविजुअल के लिए कुछ बेसिक नीड्स डिसाइड की होती हैं, क्लोथिंग की फॉर्म में, शेल्टर की फॉर्म में, फुटवेयर की फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में। बेसिक नीड्स जो इन इंडिकेटर्स को सेटिस्फाई करें, वो बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई की होती हैं हर सोसाइटी ने। उन बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उन चीज़ों को फैच करें, ख़रीद सकें। तो उसके लिए ये तय किया जाता है कि बेसिक यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इनकम या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन क्या तय किया जाए किसी एक पर्सन के लिए इस सोसाइटी में, कि उस मिनिमम इनकम या उस मिनिमम कंजम्पशन पैटर्न को फॉलो करते हुए वो पर्सन इन बेसिक नीड्स को सपोर्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके या फुलफ़िल कर सके। मतलब हर सोसाइटी के सामने ये चैलेंज होता है कि वो ये डिसाइड करे कि व्हाट शुड बी दैट मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिस इनकम या कंजम्पशन से वो बेसिक नीड जो हमने ही तय की है हर पर्सन के लिए, वो फुलफ़िल हो सके या वो सेटिस्फाई हो सके। वो मिनिमम इनकम या वो मिनिमम कंजम्पशन की जो मॉनेटरी वैल्यू आएगी, उसे ही हम उस इमेजिनरी लाइन का बेस बनाते हैं, उसी को पॉवर्टी लाइन कहते हैं। जैसे इंडिया में रूरल एरियाज़ में पर पर्सन पर मंथ अगर 816 रुपीज़ कंज्यूम कर रहा है, 18 से 16 रुपये की चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, या उसकी इनकम समझ लीजिए आप इसे, तो हम मानते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है। शहरों में पर पर्सन पर मंथ अगर 1000 रुपीज़ की इनकम या कंजम्पशन रख रहा है, तो हम मानते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो इस तरह से हम दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ में ये मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। जिस मॉनेटरी वैल्यू के दम पर वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर पाता है जो ज़रूरी हैं बेसिक नीड्स को सपोर्ट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। सवाल यहाँ खड़ा था कि दुनिया भर में ये पॉवर्टी लाइन अलग अलग होती है। वो बात यहाँ पर आकर के जुड़ती है कि ये इसलिए अलग होती है क्योंकि दुनिया भर ने बेसिक नीड्स अलग अलग आइडेंटिफाई की होती है। अमेरिका ने अलग, अर्जेंटीना ने अलग, इंडिया ने अलग और जापान ने अलग। ओके, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है अर्जेंटीना। इन दोनों ने अपने लोगों के लिए बेसिक नीड्स की अलग वैल्यू डिसाइड की होगी। इसी तरह से एशियन कंट्रीज़ में इंडिया और जापान आते हैं, दोनों ने ही अलग अलग फिगर्स डिसाइड की होंगी। सवाल ये था कि वो अलग फिगर इसलिए आई कि बेसिक नीड अलग थी, ये क्यों? इसका आंसर खड़ा होता है दो बातों पर। कोई भी एक सोसाइटी की अगर आप बात करते हैं, तो उस सोसाइटी के दो फैक्ट होते हैं, मेनली दो फैक्ट होते हैं। वो फैक्ट क्या हैं? एक, वो सोसाइटी की इस समय पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, उसकी आमदनी क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे इसको सिंपली ऐसा समझिए, एक फैमिली की मौजूदा समय में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, आर्थिक हालात क्या है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो किसी भी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन जितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, माने हमने यहाँ पे कंट्री की जगह वर्ड यूज़ कर लिया सोसाइटी, है कि नहीं। तो किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है, ये चीज़ इम्पैक्ट करती है बेसिक नीड्स को। और किसी भी कंट्री के सोशल नॉर्म्स, जैसे भी किसी भी फैमिली के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि बेसिक नीड्स क्या होगी। इन दोनों को हम जस्टिफाई करते हैं, अभी समझाते हैं आपको, अभी ध्यान से समझिए। देखिए, सपोज करिए कि हम इंडिया की बात करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था वो था लैक ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो बहुत भारी कमी थी फूड ग्रेन्स की। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट इंस्टांस पे ही इंडियन सोसाइटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी? फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना। सो फूड सिक्योरिटी वाज द मेन एलिमेंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि अगर मैं आपको एक इंडिविजुअल की कस्टडी दे दूं, और यहाँ पर आप कौन हैं? सोसाइटी। आप अपने आप को सोसाइटी समझो। अगर मैं आपको एक इंडिविजुअल की कस्टडी दे दूं, आपके लिए सबसे ज़रूरी उसे ज़िंदा रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी उसे ज़िंदा रखना। मेरी बात सही लगी आपको? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये जो सोसाइटी है जिसने गवर्नमेंट क्रिएट की होती है, तो मैं छोटा शब्द नहीं बरत रहा गवर्नमेंट, मैं बड़ा शब्द ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, समाज, सोसाइटी। सोसाइटी के लिए उस समय में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि एटलीस्ट वो हंगर को किसी तरह से अटैक करे, और इसके लिए ज़रूरी था कि फूड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश की जाए, लोगों को भोजन दिया जाए। इट वॉज द रिक्वायरमेंट। लोग जिंदा रहें कम से कम। समझ रहे हैं आप? भारत ने ये बात किन दो पैमानों पर तय की गई होगी? पहली बात कि भारत की जेब में उस समय पैसा कितना था, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या था, इस बात पर तय किया ना ये चीज़। सेकंड, भारत की उस समय कल्चरल डेवलपमेंट का लेवल क्या था, मतलब हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था, फार्मिंग मेथड्स कौन से यूज़ किए जाते थे, फार्मर कितना एजुकेटेड था, कितना स्किल्ड था, एग्रीकल्चर कितना प्रोग्रेसिव था। सो टू डिसिसिव एलिमेंट्स फॉर देयर। फर्स्ट वन, हम कितने कैपेबल हैं अफोर्ड करने के लिए, वो डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे। दैट इज़ द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड, सोसाइटल मैनर में हम कल्चरली कितने स्ट्रांग हैं, हमारे फार्मर, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या मेथड्स हैं, कोई नए प्रोग्रेसिव मेथड हैं। ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। भारत की आज़ादी के समय की परिस्थितियों को देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी बहुत पुअर था, और सोसाइटल लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी हम काफ़ी पुअर थे। तो उस समय हमें जो स्पेस अफोर्ड हुआ वो यही कि बाय एनी मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एनहांस करके अभी फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यही किया। ये किया ना हमने। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज़ कीजिए 10 साल बीते, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हम अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रांग हो गए। मतलब हमारे देश में अच्छी खासी जीडीपी हो गई, मतलब अच्छी खासी नेशनल इनकम हो गई। डन। तो जैसे ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल इन्हांस हुआ, तो हमने क्या किया? आपने क्या नोटिस किया? हमने एक कदम आगे बढ़ाया। वो कदम क्या था? एक समय में हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, अगर मैं उसे फैमिली समझ लूँ, तो जैसे फैमिली में जो लीडिंग मेंबर्स होते हैं, अर्निंग हैंड्स, वो ये तय कर रहे होते हैं कि बच्चों को पहले सिर्फ किसी तरह से खाना ही दो, क्योंकि अभी हमारे कमाने की क्षमता इतनी ही है। तो उस परिवार में आगे जितने भी बच्चे पैदा होंगे या जितना भी परिवार का साइज़ बढ़ेगा, उस परिवार का ये नियम ही बन जाएगा, ये नॉर्म ही बन जाएगा कि पहले भोजन जरूरी है, बाकी चीज़ें हम सोचेंगे बाद में। मतलब उस परिवार में जितने भी आगे लोग ऐड होंगे, उनका दिमाग, उनकी मानसिकता, सोच यही होगी कि पहले अनाज। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हुई, उसे फैमिली समझो, जैसे जैसे फैमिली इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होगी, तो फिर उस सोसाइटी ने जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया, तो एक समय के बाद उसने ये माना कि अब हमें हमारे देश में एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी एंड यूनिवर्सल बनाना चाहिए। स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एजुकेशन फ्री में देने की, क्योंकि उतने वर्षों तक भारतीय समाज आर्थिक रूप में इतना संपन्न हो चुका था
मतलब हम इकोनॉमिकली इतने डेवलप्ड हो चुके थे कि इंडियन स्टेट या इंडियन सोसाइटी अफोर्ड कर सकता था इंडियन सोसाइटी में रह रहे बच्चों को फ्री 6 बरस से लेकर 14 बरस तक की एलिमेंट्री एजुकेशन देना। अब अगर ये अफोर्डेबिलिटी आप में आ गई है ड्यू टू दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल, तो आपकी सोसाइटी का नॉर्म भी यही बनेगा ना। आप उतने अवेकंड हो गए ना कि एटलीस्ट बच्चों को जो बुनियादी शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। तो उसके बाद से अब जिस बच्चे को वो नहीं मिल पा रही होगी, सोसाइटी में एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि ये बच्चा तो फिर बहुत गरीब है, ये तो बुनियादी शिक्षा तक नहीं इसको मिल रही। तो सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स में एक नया नॉर्म ऐड किया कि बाय एनी मीन्स अगर एक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो वो गरीब है। जबकि 30-40 साल पहले तो यही कहानी चल रही थी कि अगर एक बच्चे को दो वक्त का दाल भात नहीं मिल रहा है, दाल चावल, तो वो गरीब है। 40 साल में ये फ़र्क क्या आ गया? 40 साल में उस सोसाइटी ने इकोनॉमिकली इतना डेवलपमेंट किया कि अब उसके पास इतना सरप्लस बच रहा है कि वो नेक्स्ट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सोचे सोसाइटी लेवल पे। तो उसने सोसाइटी लेवल पे वो नेक्स्ट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचा? दैट इज द एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन में भी अभी वो इतना केपेबल नहीं हुआ है, एजुकेशन में भी अभी वो इतना केपेबल नहीं हुआ है कि वो हर एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर के लिए ऐसा सोच ले ना, अभी सिर्फ प्राइमरी के लिए। सो अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सारी एजुकेशन के लिए सोसाइटी स्ट्रांग नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी ने अपनी जेब को टटोला कि इकोनॉमिक पर्स हमारा कितना ऑफर कर रहा है। तो सोसाइटी ने फिर अपना जो सोसाइटल नॉर्म बनाया वो इतना का ही बनाया कि प्राइमरी एजुकेशन अभी बस। 1992-3 में भारतीय अदालतों में ये मसला पहुंचा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हायर एजुकेशन को भी कंपलसरी करिए, तो तब कोर्ट ने एक बात कही कि बिल्कुल नहीं। जब तक सोसाइटी इकोनॉमिकली इतनी कॉम्पिटेंट नहीं हो जाती कि वो हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए वाया द स्टेट एक्सचेकर पब्लिक फंड, तब तक हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्म कैसे बना सकते हैं? मतलब अपने समाज का दिवाला कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि जब सोसाइटी इकोनॉमिकली इतनी डेवलप हो जाएगी वो हायर एजुकेशन में भी सपोर्ट करेगी, तब वो नॉर्म हो जाएगा। अच्छा, तब फिर जब वो सरकार उसमें से हाथ खींचेगी, समाज पीछे जाना चाहेगा, तब लोग उन्हें उलाहने देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, हाय हाय बोलेंगे कि देखो नॉर्म नहीं निभा रहे। इतनी बात समझ आई? तो किसी भी फैमिली की और किसी भी सोसाइटी की एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जिससे ये तय होता है कि उनका सिविक सेंस, बेसिक कम्युनिटीज़ को अफोर्ड करने का तरीका और रहन सहन में क्या बदलाव आने हैं। आई बात समझ में? वो फिर उस समाज के सस्टेनेंस के नॉर्म बन जाते हैं। समझ में आई? जैसे ही अब मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप शहर में रह रहे हैं और रेंट पे प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे लेने के लिए और ख़रीदने के लिए तो आपके पास पैसा ही नहीं है, माइग्रेंट है आप, तो मजबूर हैं आप स्लम्स में रहने के लिए। अच्छा, स्लम्स में किस तरह की सिविक कम्युनिटीज़ होंगी? कोई भी नहीं, सीवरेज वहीं फ्लो कर रहा होगा, साफ़ पानी नहीं आएगा, बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, आपको कच्चे घरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर किसी बच्चे को पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी मिल गई, PCS जुडिशरी क्लियर हो गया उसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल जैसे ही बेटर हुआ वैसे ही सिविक सेंस का लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब आज से बाद उस घर का कोई बच्चा ऐसे माहौल में नहीं जिएगा, ये उस फैमिली का नॉर्म बन जाएगा। फिर उतना बेसिक उसे देना ये ज़रूरत हो जाएगी। ओके, तो कोई भी सोसाइटी एक सर्टेन लेवल पर जब कोई एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल अटेन करती है, उस सोसाइटी में अपने मेंबर्स के लिए उसी तरह की बेसिक नीड्स डिसाइड करने की एक कैपेबिलिटी पैदा होती है। फिर उस बेसिक नीड को फुलफिल करना उस सोसाइटी के लिए मैंडेटरी हो जाता है, और ये मैंडेटरी बात ही सोशल नॉर्म है, क्योंकि फिर सोसाइटी उसे अपनी बुनियादी मांग मानती है, बुनियादी विचार मानती है, और लगातार आने वाली सरकारों को दबाव में रखती है कि ये तो पूरा करना ही है, आपको सोसाइटी के मेंबरों को इस लेवल से अबव तो लाना ही है, इससे नीचे जाने दिया तो फिर ये हमारा समाज नहीं है। सरकारें इतनी उदासीन नहीं रह सकती कि वो लोगों को इस स्तर से नीचे गिरने दे रही हैं।
इससे बेहतर तो पहली सरकार थी, चलो इसे हटाओ उसे लाओ। समझ में आई? दैट इज द थिंग। तो ऐसे में फॉर द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका, 1776 के अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद कंटिन्यूसली अमेरिका ने इंडस्ट्री में और टर्शरी सेक्टर में बहुत ग्रोथ की। इसकी वजह से सेकंड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में वहाँ काफ़ी ग्रोथ हुई है। इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट होने के कारण सोसाइटी ने अपने इंडिविजुअल के लिए जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आइडेंटिफाई किया, वो ये किया कि कम से कम शिक्षा जरूरी है हायर एजुकेशन तक। तभी तो अपने युवा वहाँ पढ़ने जाते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर दे, क्योंकि महंगी सी महंगी पढ़ाई एकदम फ्री में हो जाएगी ना। तभी तो दिन रात मेहनत करते हैं, बढ़िया स्कोर लाते हैं जीआरई वगैरह का, कि किसी तरह वहाँ एंट्री मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोशल सेक्टर के अंदर सरकार बहुत खर्चा करती है हायर एजुकेशन के अंदर, क्योंकि उसका उतना लेवल है, क्योंकि समाज में वो नॉर्म बन गया है। अब जैसे कहते हैं द नॉर्मल ऑफ द सोसाइटी, जो सरकार ऐसा नहीं करेगी वहाँ पे लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, हाय हाय करने लग जाएंगे कि क्यों नहीं कर रहे। समझ में आई? अच्छा, फिर वहाँ पर सबने सुना है ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड। वो ग्रीन कार्ड कुछ नहीं है, वो मेडिकल कार्ड है। जिनको वो मिलता है वो नागरिक है इसका मतलब। तो इसलिए हमारे पंजाबियों ने एक बात बना दी, ग्रीन कार्ड मिल गया पक्के हो गए। इट्स नथिंग बट द मेडिकल कार्ड। तो मतलब वहाँ की सरकार ने ये नॉर्म है वहाँ पे कि सबको इलाज मिलेगा निशुल्क। आई बात समझ में? फीस के बिना इलाज मिलना, ये वहाँ की सोसाइटी ने नॉर्म बनाया है। सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलने का ये उन्होंने नॉर्म बनाया है। वेज लेबरर को वेजेस अच्छे लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं और वो मिलते हैं। इसलिए आप कहते हैं ना वहाँ पे वेज रेट वायलेशन नहीं होता। हाँ, लिक्विड में कमा लो, वो अपने बंदे कमाते हैं तो वेज कम मिलते हैं। अगर पूरा पक्के में कमा रहे हो तो पूरे वेजेस मिलते हैं। ये सब चीज़ें एक सोसाइटी ने अपने हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद सोसाइटी लेवल पर पॉलिटिकली जो रिफॉर्म्स और चेंजेस लाए, उसके तहत सोसाइटल नॉर्म्स बना दिए। इस तरह से सोसाइटल नॉर्म्स उस सोसाइटी में जन्मे हर आदमी के इंडिविजुअल बेसिक नीड्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस समाज में जन्मे हैं। आप एक पिछड़े समाज में जन्मे हैं या आप एक अग्रणी भूमिका में रहने वाले एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जन्मे हैं। जैसी सी सोसाइटी में जन्मेंगे वैसे से ही स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट मिलेगा। ओके? तो इस तरह से द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, इफ दे आर मोटिवेटेड विद द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वैल्यूज, देन इन दोज कंट्रीज social norms are highly enlightened and awakened, and they will always emphasize the government to set higher standards of civic sense for every individual और higher standard of support। और ऐसे में वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसलिए गरीबी रेखा की फिगर ऊंची हो जाती है वहाँ पे, मतलब वो इमेजिनरी लाइन का लेवल हायर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ का भीखमंगा, वहाँ का गरीब भी अपने अच्छे खासे मिडिल क्लास से ठीक रहने का। लेकिन अब भारत की जितनी का आर्थिक प्रगति है आप सब जानते हैं, उसके बाद फिर जितनी बड़ी जनसंख्या है तो फिर उसमें फिर जो तय किया जा रहा है वो वही ऐसे ही नॉर्म है। तो अनाज देने की अभी भूमिका तय की गई है, शिक्षा का अधिकार तय किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अभी हमारा इंडिया अगर एक फैमिली है तो वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल पर जितना अफोर्ड अभी कर पा रही है वो इतना ही अफोर्ड कर पा रही है। तो उसने 816 रुपये और 1000 रुपया तय कर रखा है। एक समय में और आर्थिक प्रगति होगी, सरकारों पर और दबाव बनेगा। समाज रोज रोज आर्टिकल लिखता है, अखबारों में लिखता नहीं है। आर्टिकल किस बात पे आते हैं कि इट इज द पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इफ दे थिंक दैट द पीपल कैन सर्वाइव एट द मिनिमम लेवल ऑफ 816 रुपीज इन द रूरल एरियाज, वी नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग सच फिगर्स। ऐसे सोसाइटी में अवेकनिंग आती है। सिटी में बैठे लोग, गांव में बैठे जमींदार इन चीज़ों को पढ़ते हैं और वो कहते हैं यार हमारा समाज इतना गिरा हुआ है, 816 रुपये तय कर रखे हमने, बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। तो प्रेशर ग्रुप्स, किसान आंदोलन, सभी संगठन, वर्कर यूनियन मांगे बढ़ा सरकार को पुश करती हैं, पुश कि सर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हो गया है तो सोशल नॉर्म्स इतने नीचे क्यों चल रहे हैं अभी भी, इसको ऊपर उठाओ। फिर सरकारें ऊपर उठती हैं कि आज से नई कमेटी का गठन करेंगे जो नए तरीके से गरीबी रेखा का मूल्यांकन करेंगी, असेसमेंट, और फिर वो नई फिगर लेके आएंगे। फिर वो नई कमेटी कहती है 1500 रुपये कम से कम गांव में, 2000 रुपया कम से कम शहर में। तो सीधा सीधा देखो डबल का फायदा, डबल निकल आया।
और 2,000 रुपया अगर शहर में आ गया तो 5 लोगों का एक फैमिली माना जाता है, मतलब कम से कम 10,000 रुपया शहर में, 5,000 से सीधा 10,000, डबल हो गया। अब यही नॉर्म हो जाएगा इंडिया का, क्योंकि ये बनाने से पहले वो कमेटी क्या देखेगी कि आजकल आता ही क्या है 100 रुपये में, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, कपड़ा इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई, अनाज इतना महंगा हो गया, ये सब महंगा महंगा महंगा, इसी बातों को वो जांचेंगे ना। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्थिक प्रगति का दर भी बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस हिसाब से नए नॉर्म्स तो बनने ही बनने। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल है और डिफरेंट अवेयरनेस है सोसाइटीज़ की। इस वजह से वर्ल्ड वाइड सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स बने हैं। ओके, सोसाइटीज आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज सोसाइटल डेवलपमेंट। सोसाइटीज आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ अवेकनिंग, societies are at different level of enlightenment, because all societies are following different system of politics. Some are autocratic, some are democratic, some are one party, some are multi party, some are leftist, communist, some are socialist, some are capitalist. ओके, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं कि एक सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स क्या होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो दैट इज द थिंग। इसको फिर टेक्निकली अब जोड़ के चलो। तो पॉवर्टी लाइन अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है इस बात पर कि वो मिनिमम इनकम या मिनिमम कंजम्पशन एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो, जिस मिनिमम इनकम या कंजम्पशन के दम पर वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। अब सवाल खड़ा होता है ये बेसिक नीड कैसे तय होती है? यही कंट्री टू कंट्री पॉवर्टी लाइन को वेरी कराती है। बेसिक नीड डेवलप होने के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक उसके सोशल नॉर्म्स। ये दोनों चीज़ें मिलकर के तय करती हैं कि वो सोसाइटी बेसिक नीड किसे मानेगी। तो अमेरिका में बेसिक नीड्स का लेवल हायर माना गया है, इसलिए वहाँ पर इवन गाड़ी तक को ये माना जाता है कि अगर गाड़ी नहीं है तो फिर आप गरीबी में हैं, क्योंकि जिस तरह का वहाँ का इकोनॉमिक ढांचा है और जिस तरह का वहाँ का सामाजिक सेंस है, उसके हिसाब से गाड़ी नहीं होना एक बहुत बड़ी डिप्रीवेशन मानी जाएगी आपकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हैम्पर करने में, कि गाड़ी नहीं है तो आप इन सारे मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। आई बात समझ में? तो एटलीस्ट फॉर द सेंस ऑफ योर डिग्निटी, फॉर योर सोशल रिस्पेक्ट, for the sense of your access to different services, you need to have some sort of vehicle, that is a car. ऐसे में कई मुल्क गरीबी को दूर करने के लिए इस बात पे बार बार बल देते हैं कि we have the world famous and the robust public transport network in our country, कि वो ये कहते हैं कि हम अपने लोगों को बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफर करते हैं, हमने अपने लोगों को हायर सेंस ऑफ सिविक नॉर्म्स दिए हैं कि वो इस तरह की गुणवत्ता की सेवाएं ले सके। जब वो नहीं मिलेंगे तो तब वो मुल्क गरीब हो जाएगा। जैसे एक समय में सारी ट्रेनें अगर वंदे भारत से रिप्लेस हो जाएंगी तो मिनिमम स्टैंडर्ड भारत का क्या हो जाएगा? वंदे भारत। समझ में आ रही है? तो फिर उसके नीचे जब जाने लगेंगे आप कहेंगे अरे ये तो बड़ी गरीबी आ गई देश में। समझ में आई बात? दैट्स ऑल। क्योंकि तब वो हमारा मिनिमम हो जाएगा ना, समाज वंदे भारत का चस्का लग जाए, वंदे भारत हो जाएगा ना। लेकिन एक समय में गाड़ियां ही चलती थी जनरल, डब्बे ही जनरल होते थे सारे। फिर धीरे धीरे स्लीपर डब्बे ऐड हुए, सोने वाले जिसमें सो सकते, फिर धीरे धीरे एसी डब्बे, फिर आज एक ट्रेन में देखो एसी डब्बे कितने बढ़ गए हैं, स्लीपर कम हो गए हैं, जनरल तो और कम। धीरे धीरे ट्रेन ही चल जानी वंदे भारत टाइप, खत्म हो या नहीं कहानी। जापान में चलती है, चीन में भी चलती है, वहाँ देखो कोई ऐसे जनरल डब्बे ऐड हो रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। एक स्टैंडर्ड, हाँ उसमें बना दिया गया है बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ऐसा करके। दैट इज द थिंग। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो क्वेश्चन भैया एनसीईआरटी में लिखा होता है एकदम लाइन लाइन सिर्फ, लेकिन तुम्हारा नहीं बनेगा वो जब तक तुम उसको ऑर्गेनिकली प्रोसेस नहीं कर रहे हो। नहीं प्रोसेस करना है तो इट इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम टू कवर द चैप्टर्स फ्रॉम द एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 9th क्लास। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, डोंट डू दैट। इससे बड़ा कोई मोटी जाके किताब पढ़ो जिसमें कम से कम ये एक्सप्लेन किया हो सारा। लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो फिर उसके मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदत वही बार बार खोलने वाली। क्वेश्चन आपको घर पे जाके कर लेना है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी? गो एंड डू दैट। क्वेश्चन इज, इवन इफ poverty ratio declined between 1973 74 393 94 नहीं बोलूँगा, सिंगल फिगर लेता हूँ। Even if the poverty ratio declined between 1973 and 1993,
1973 से 1993 के तहत पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ. इवन इफ पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन बिटवीन 1973 एंड 1993, why did the number of poor remain at about 320 million? That is the first question. Second, are the dynamics of poverty reduction the same in rural and urban India? पॉवर्टी रिडक्शन के जो डायनामिक्स हैं क्या वो रूरल और अर्बन इंडिया में सेम है? ये दो क्वेश्चन है. ओके, अर्बन एंड रूरल डायनामिक्स में हम डिस्कशन करेंगे बाद में. पहला क्वेश्चन हम आपको अभी समझा देते हैं कि 1973 से लेके 1993 के बीच में लोग परसेंटेज वाइज तो हम घटते हुए देखते हैं पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. मतलब परसेंटेज में आंकड़ा घटता दिखता है लेकिन एब्सोल्यूट फिगर में घटता नहीं दिखता. एब्सोल्यूट फिगर यहाँ पर क्या चल रही है? फॉर एग्जाम्पल 320 मिलियन पर्सन आपको 1973 में भी गरीबी रेखा के नीचे दिख रहे हैं और 1993 में भी आपको ये फिगर सेम नज़र आ रही है. इसका मेजर रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न ये हो सकता है कि जब तब 320 मिलियन लोग 1973 में गरीबी रेखा के नीचे थे, हो सकता है कि उस समय में देश की जनसंख्या 500 मिलियन हो. देश की जनसंख्या टोटल 500 मिलियन हो. ये 320 मिलियन 500 मिलियन में से गरीबी रेखा के नीचे थे, तो परसेंटेज उस समय में निकल करके आएगी. उस हिसाब से परसेंटेज निकल करके आएगी. अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने ये एफर्ट्स किए कि आपने 320 मिलियन से मान लीजिए 100 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया. आपने 100 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला. लेकिन जब 1993 तक आते हुए फाइनली फिर फिगर देखी तो फिगर फिर से 320 मिलियन थी, क्योंकि जो 100 मिलियन लोग आपने गरीबी रेखा के बाहर निकाले, 100 मिलियन नए लोग गरीबी रेखा में जुड़ गए, क्योंकि जो बेस फिगर है टोटल पॉपुलेशन की 500 मिलियन की वो बदल गई उस समय में और वो हो गई मान लीजिए 800 मिलियन. तो ये जो नए 300 मिलियन ऐड हुए इनमें से 100 मिलियन फिर ऐड हो गए. आपने जो 100 मिलियन निकाले थे वो 100 मिलियन फिर ऐड हो गए. तो फिगर तो सेम मेंटेन हो रही है 320 मिलियन, लेकिन पहले वो 320 मिलियन 500 मिलियन का था तो परसेंटेज कुछ था. अब वो 320 मिलियन 800 मिलियन का है तो परसेंटेज घटा हुआ होगा. ओके, तो परसेंटेज में तो डिक्रीज़ हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू में डिक्रीज़ नहीं देखा गया. इसका एक बड़ा रीज़न है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ. क्यों? 1950 से लेकर के 1980s के बीच में इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज़ था. अच्छा, मैं लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, आ गई वो लेक्चर में, कोई बात नहीं, चलने दो. इट वॉज द फेज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन इंडिया की एक्सप्लोड हुई. उसके 3 बड़े रीजंस थे. पहला बड़ा रीज़न था कि मेडिकल सेक्टर में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से जो डिलीवरीज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनल मैनर में होने लगी. इसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हुई. सेकंड, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स यानी कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स लेकर के आए. इससे भी इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी यानी कि मरने की दर घटी, बच्चे कम मरने शुरू हुए. मतलब ओवरऑल ये है कि हमने न्यूट्रिशन के वाया, मेडिकल इंटरवेंशंस के वाया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ के वाया, अवेयरनेस के वाया, ओवरऑल लोगों की हेल्थ में ये डिफरेंस क्रिएट किया कि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ा यानी कि जीवन की लंबाई बढ़ी, और दूसरी तरफ मौत की दर, मृत्यु की दर घटी. तो ऐसे में हमने डेथ रेट को रिड्यूस कर लिया है. पहला कि जो लोग मर रहे थे वो कम मरेंगे, और दूसरा ज़्यादा देर लगेगी किसी आदमी को ख़त्म होने में. ये न्यूट्रिशन की मदद से होता है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से होता है, मेडिसिन की वजह से होता है, वैक्सीनेशन की वजह से होता है. तो पहली चीज़ ये हुई. दूसरी चीज़, इन्हीं वर्षों के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किए जा रही जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनकी वजह से जॉब क्रिएशन हुआ एक सर्टेन लेवल पर. एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी 1950 से 1980 के बीच में आई. और सबसे बड़ी चीज़, फूड प्रोडक्शन ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इनफ हुई कि लोगों को भर पेट भोजन मिलना शुरू हुआ. इसकी वजह से जब फूड सिक्योरिटी उस ग्राउंड पे इंश्योर हो गई, भर पेट भोजन लोगों को मिलना शुरू हो गया, अनाज भर गए, तो भी जनसंख्या दर बढ़ती है यानी कि फर्टिलिटी रेट बढ़ता है, ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा माउथ को फीड कर सकते हैं आप, क्योंकि सोसाइटी में एम्पल फूड है, इनफ फूड है, अनाज की कमी नहीं है. और जब आपके पास पर्याप्त अनाज होगा लोगों को भोजन कराने के लिए, सेकंड आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, काम धाम के अवसर उतने नहीं पर ठीक ठाक लेवल पर हुए, तो इन वजहों से जनसंख्या बढ़ी.
तो डेथ रेट तो कंट्रोल हो रहा है पर बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जब डेथ रेट और बर्थ रेट ऑपोजिट जाने लगे तो फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ये एक दूसरी बड़ी चीज़ थी। तीसरी बड़ी चीज़ थी कि सरकार के द्वारा सहयोग प्रोग्राम चलाए गए, बहुत सारे सपोर्टिव मेजर्स, सपोर्टिव योजनाएं, चाहे वो रोज़गार की हों, चाहे अनाज वितरण की हों, चाहे शिक्षा की हों, इन सारी चीज़ों के कारण तो हेल्थ एंड हाइजीन पे फोकस हुआ। जब अवेकनिंग आई लोगों में, हाइजीन को लेके सेंस डेवलप हुआ, सैनिटेशन के प्रोग्राम चले, तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ेस को हम कंट्रोल कर पाए। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाया गया। इन सब चीज़ों के कारण, इन प्रोग्राम्स के कारण हमने डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। तो ये भी एक कारण बना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ओवरऑल इन 30 वर्षों में पॉपुलेशन बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोड हुई। तो जनसंख्या बहुत भारी पैमाने पर बढ़ी है और उस बढ़ी हुई जनसंख्या का एक हिस्सा नए लोगों के तौर पे गरीब बन के ऐड हुआ। लेकिन हमारे साइमल्टेनियस एफर्ट्स के कारण हम घटाते भी जा रहे थे लोग। तो जितने लोग बाहर निकाल रहे थे गरीबी रेखा से, नए ऐड होते जा रहे थे। तो निकाल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, वो फिगर तो उतना ही बना रहा, पर बेस में पॉपुलेशन का फिगर बढ़ता गया, इसलिए परसेंटेज का डिक्लाइन तो आ गया, पर एब्सोल्यूट फिगर में डिक्लाइन नहीं आया। दूसरा बड़ा फैक्टर ये रहा 1970 से 1990 के बीच में उतनी तेज़ी से गरीबी रेखा से लोग बाहर नहीं आए जितने आने चाहिए थे। वो ये कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल रहा 1950 से 1980 के दौरान, वो बहुत ही कंजर्वेटिव रहा। मतलब कि हम 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा गए ही नहीं। इसे हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं, क्योंकि हमने जो पॉलिसी अपनाई थी क्लोज्ड इकोनॉमी पॉलिसी, स्टेट सपोर्ट इकोनॉमी, यानी कि स्टेट ही, पब्लिक ही सारे सेक्टर में डील कर रही थी, पब्लिक इन द सेंस द गवर्नमेंट। इसके वाया ना कोई विदेशी निवेश उस स्तर पर आ रहा था, ना ही उतने रोज़गार के साधन पैदा हो रहे थे, और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि एसेट प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन उस लेवल पर हो पा रहा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कमी थी। इसलिए शुरुआती समय में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उतना नहीं आया। लेकिन इसका रिजल्ट ये मिला कि 1970 से 1990 के बीच में हम उतनी रफ्तार से लोग गरीबी रेखा से नहीं निकाल पाए जितने निकालने थे। बट 1985 के ऑनवर्ड्स जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर होना शुरू हुआ। हमने 6% से लेकर के अबव जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया। इसलिए 1990s का डिकेड अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट का डिकेड है। हमने बहुत हैवीली लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो जब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल इन्हांस हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर हुआ, तो हमने देखा कि उसका एक साइमल्टेनियस रिजल्ट ये आता है कि पॉवर्टी रिडक्शन हैवीली होता है। तो हमने ग्रोथ रेट को पॉवर्टी रिडक्शन से तब जोड़ करके देखा। इसलिए सरकारों ने बार बार फिर ये एम्फेसाइज़ किया कि अगर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है तो ज़रूरी है कि रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएँ। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो तभी होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन्हांस होगा, क्योंकि वो इंडिकेटर होता है इस बात का कि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है, तभी वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए उसकी फिगर इन्हांस होती है, अदरवाइज वो इन्हांस ही नहीं होगी। तो इस चीज़ पर बल दिया कि परकोलेशन इफेक्ट आएगा। जितनी ज़्यादा जीडीपी फिगर होगी, जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी, उसके बेनिफिट परकोलेट होकर के, ट्रिकल डाउन होकर के ग्रास रूट लेवल पर, बेस लेवल पर जो कम्युनिटीज़ बैठी उन तक पहुँचेगा। ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बदलेगा, लोग अपने लिए बेहतर सुविधाएं फेच करेंगे और इस तरह से गरीबी दूर हो जाएगी। ओके, ये शुरुआत के 20 वर्षों में इतना नहीं था क्योंकि ग्रोथ रेट ही कॉम्प्रोमाइज़ थी। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, गवर्नमेंट ने अपना हाथ काफ़ी सेक्टर से पीछे खींचा, प्राइवेट प्लेयर को आने दिया और इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ओपन किया। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी आ गया और प्राइवेट प्लेयर भी आ गया। इसकी वजह से भारत में निवेश हुआ, प्राइवेटाइजेशन स्ट्रांगली हुआ, लिबरलाइजेशन स्ट्रांगली हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्ट्रांगली हुआ। उसका नतीजा ये आया कि हम 7, 7.5, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट तक चले गए और फिर साइज इकोनॉमी का बड़ा हो गया। उसका बेनिफिट फिर लोगों तक पहुंचा। आज से 15 साल पहले आप पंजाब के जिन गाँवों के बाहर से गुजरते थे हाईवे पे, आप लोग अमृतसर जाते होंगे, आपको टोल प्लाजा के पहले एक फ्लाईओवर आता है ऐसा घूमता हुआ, उसकी बाईं तरफ एक गाँव है। बचपन से मैं उसे देखते आ रहा हूँ। तो आज से 10-15 साल पहले आप पंजाब के जिन इलाकों में भी रहते हैं, अगल बगल जिन गाँव से भी गुजरते थे, अक्सर जैसे घर आपको नज़र आते थे, आज उन्हीं गाँव के बाहर से गुजरिए, आपको बड़ी बड़ी कोठियाँ नज़र आती हैं। कारण ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट में आए इस बदलाव का ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ, लोगों तक पैसा पहुंचा है और उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है। गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। गवर्नमेंट की भी रेंज एक्सटेंड हुई क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा अधिक आया। गवर्नमेंट ने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे पैसा ज़्यादा खर्चा, सोशल सपोर्ट नेटवर्क प्रोग्राम पर पैसा ज़्यादा खर्चा, तो लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए। तो एक तो प्राइवेटली लोगों की रेंज बढ़ी कि उनकी अफोर्डेबिलिटी में आ गई कई चीज़ें, तो गरीबी रेखा से बाहर आए लोग।
दूसरा ओवरऑल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हुई कि वो सहायता प्रोग्राम चला पाई ज़्यादा से ज़्यादा और डेवलपमेंट प्रोग्राम चला पाई ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो इसलिए हमें ड्रेस्टिक फ़र्क नज़र आता है कि 1993 में अगर 405 मिलियन लोग मान लीजिए गरीबी रेखा के नीचे बताए गए थे, तो 2011-12 तक ये फिगर घट के 270 मिलियन हो गई। तो 1993 से 2011 के बीच में हम परसेंटेज में ही नहीं, एब्सोल्युटली भी बड़ी अमाउंट में लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से निकाल पाए हैं। ओके, और परसेंटेज वाइज हम हो गए 22%। तो 2011 का सेंसस बताता है देश की कुल जनसंख्या के 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और एब्सोल्यूट फिगर्स में 270 मिलियन। और जबकि तब तक जनसंख्या कितनी हो गई थी, देखिए ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या लगभग 1210 मिलियन, समझ रहे हो ना बात, 1210 मिलियन, 121 करोड़ लोग 2011 का सेंसस कहता है, 1210 मिलियन पीपल। ओके, तो 1210 मिलियन लोगों में 270 मिलियन लोग ही गरीबी रेखा के नीचे, लगभग 22%। इज दैट क्लियर? तो पहले 1970 की बात कर रहे हैं अपन, 1970-71 मैंने 500 मिलियन जनसंख्या बताई है क्योंकि 1971 के सेंसस के बेसिस पे ही लोकसभा की सीट्स फ्रीज की गई हैं। लोकसभा की सीट्स उसी सेंसस के बेस पे फ्रीज की गई हैं और लोकसभा की सीट्स कितनी रखी गई हैं, लगभग 550, और हर 10 लाख पे एक सीट होती है, तो उस हिसाब से लगभग 550 ही सीट्स रिजर्व की गई हैं। तो उस हिसाब से 550 मिलियन ही उस समय में देश की जनसंख्या थी। ठीक है, पंजाब की जनसंख्या उस समय में लगभग थी लगभग 1 करोड़ 30 लाख, इसलिए उस समय के हिसाब से पंजाब को 13 सीटें लोकसभा में मिली हुई हैं। तो तब 500-550 मिलियन में से 300 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। कैन यू इमेजिन? परसेंटेज उतना ही बड़ा था। आज 2011 का सेंसस कहता है कि 1210 मिलियन में से सिर्फ 270 ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है ना, तो नीचे वैल्यू कितनी बढ़ गई है और ऊपर की वैल्यू उसके मुकाबले में कितनी घट गई है फिर, इसलिए सिर्फ 22% लोग। ओके, इकोनॉमी में आंकड़ों से खेलना है, हमें ट्रेंड डिड्यूस करना आना चाहिए कि वो ट्रेंड क्या डिड्यूस करा रहे हैं, वो किस और इशारा कर रहे हैं, वो समझ आना जरूरी है। ओके, ये इशारे अगर आप आंकड़ों के ना समझेंगे इकोनॉमी का कोई लाभ नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व सम ऑफ द पुअर फैमिलीज अराउंड यू एंड ट्राई टू फाइंड द फॉलोइंग। ये जानने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन, विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग? Which social and economic group do they belong to? Second, who are the earning members in the family? Third, what is the condition of the old people in the family? आप अपने आसपास कुछ गरीब परिवारों को देखें और इन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहें। यही देश के हालात हैं। जिसको इन 3 क्वेश्चनों का आंसर आता है इसका मतलब उसे देश की कंडीशन पता है। वो तो झूठ मूठ वो लिख देते हैं कि आपके अपने आसपास कोई गरीब परिवार देखें। कई बच्चे इसका आंसर नहीं करते, तो कहते हैं सर आसपास जाने का टाइम नहीं मिला कोई गरीब फैमिली देखने का। लिटरली मतलब ऐसे घर से निकल के ऐसे जाके झांक के देखो गरीब फैमिली। अरे गरीब फैमिली देखने के लिए एक विजन चाहिए। विजन चैप्टर ने दे दिया, पहले चैप्टर ने बताया कि देखना क्या है, और जब वो देख ही लिया तो जाके क्या देखना है, तो पता ही है गरीब फैमिली में क्या हालात है। 3 क्वेश्चनों के आंसर करो चुप करके बस। वो तो ऐसा इसलिए लिखते हैं कि वो आपको बुक आपके लिए ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं कि आप बुक अलग समझ के खुद को अलग मत समझ लो, अपना बना लो। इसलिए वो ऐसा मोटिवेट करते हैं कि अपने आसपास झांको, देखो, एक गरीब परिवार देखो। आप तो सीधे ही कह रहे हैं, 2 दिन तक असाइनमेंट नहीं दे रहे, कहते सर वो गरीब परिवार देखने का टाइम नहीं मिल रहा अभी तक, और पापा को बोला था अभी तक कोई गरीब परिवार नहीं मिला सर। हम जिस इलाके में रहते हैं एक्चुअली AGI में, तो वहाँ पे तो सर कोई गरीब परिवार है नहीं। मन मेरा मतलब डमरू की तरह बजने लग जाता कि कितने भोले हैं बेचारे, गरीब परिवार नहीं ढूंढ पा रहे। मतलब ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि मतलब, और पापा भी फोन करते हेलो सर, हाँ जी सर मेरे कारण बच्चा नहीं कर पा रहा जी, तुसी गरीब परिवार लभन नूं कहे वो मिलिया ही नहीं थे किते। बेटा मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि तुमको पढ़ा दिया है ना, उस हिसाब से बताओ। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर करो कि विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू? गरीब लोग अधिकतर। Who are the earning members in the family? Second question. And what is the condition of the old people in the family? 3 questions are there. Kindly answer that. देखिए, जब भी हम अपने सराउंडिंग में पुअर फैमिलीज़ देखते हैं तो पहला क्वेश्चन तो था कि विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू। तो हम आंसर जानते हैं कि मेजॉरली जो सोशल ग्रुप्स हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, क्योंकि यही वो ग्रुप हैं जो इंडिया की वर्ण व्यवस्था के तहत
एजुकेशनल फैसिलिटीज़ से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से और रिसोर्स बेस से डिप्राइव किए गए हैं। यही कारण है कि आज के समय में आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि जो भी मॉडर्न सोसाइटी ने अपनी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, वो उनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं हैं। उनके पास इन एजुकेशन को, स्किल्स को अर्न करने के लिए कोई पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्स बेस नहीं है। वो स्किल्ड वर्किंग क्लास से बिलोंग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द वर्ण रखे गए थे, जिसकी वजह से उन्हें पॉल्यूटेड एक्टिविटी से कनेक्टेड होने के कारण स्किल सेट से भी वंचित किया गया, डिप्राइव रखा गया। तो दीज आर द कम्युनिटीज़, दीज आर द ग्रुप्स जो मेजॉरली पुअर ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, दूसरे हैं कौन से इकोनॉमिक ग्रुप हैं? तो हम जानते हैं कि शहरों में जो कैजुअल वेज लेबर का काम करते हैं और ग्रामीण स्तर पर जो वेज बेसिस पर एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करते हैं। एग्रीकल्चर हम पहले ही जानते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहा है, उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो वर्किंग पॉपुलेशन से ओवरबर्डन्ड है। इसके लिए इनकम इन्हांस नहीं हो रही लोगों की। एग्रीकल्चर सीजनल होता है, ये उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। लीन सीज़न के दौरान वो जॉब ऑफ़र नहीं करता है। एग्रीकल्चर हाईली अनरेगुलेटेड है, इसी के वाया जो वेजेस हैं जो सरकारें तय करती हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते। तेज़ी से मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कारण, मैकेनाइजेशन के कारण भी काफ़ी कम लोगों की खेतों में ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको खेतों में काम करने की नीड है। इस वजह से लेबर का गलट होता है, क्योंकि फार्मिंग सीज़न सेम टाइम पे ऑनसेट होता है सबके लिए। इस वजह से भी लेबर वेजेस के लिए बेटर बार्गेन नहीं कर पाती ज़मींदारों के साथ, इसलिए जो भी उन्हें वेतन मिलता है उन्हें वही हासिल करना पड़ता है, वो इसलिए भी सफ़र करते हैं। ज़्यादातर हमारे देश में किसान छोटा है, तो वो अपने खेती बाड़ी के कामकाज अपने परिवार के द्वारा ही अरेंज करता है, इसलिए भी वो वेज लेबरर्स को सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जो कुछ किसान बड़ा किसान है, वो जब वेज लेबरर को सपोर्ट करता है तो नंबर में वो फार्मर्स कम हैं। फार्मिंग ऑपरेशंस उनके लार्ज स्केल पे हैं और वो उन फार्मिंग ऑपरेशंस को मशीन से मैनेज करते हैं, प्लस वो नंबर में कम हैं तो वो बेटर बार्गेन कर सकते हैं। उनको पता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स आर वेरी लेस बट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आर वेरी वेरी मच। इस वजह से ये सब रीज़न्स बनते हैं कि ग्रामीण स्तर पर कोई अल्टरनेटिव फार्म एक्टिविटीज़, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जैसी रोज़गार चीज़ें क्रिएट नहीं हुई। वहाँ पर जीडीपी ग्रोथ हो, उसके लिए कंज्यूमर बेस उतना क्रिएट नहीं हो पाया, एजुकेशन नेटवर्क उतना एक्सपेंड नहीं हो पाया, स्किल सेट उतना डेवलप नहीं हो पाया। एक तरफ ये कारण खड़े हैं, दूसरी तरफ जो मैंने अभी समझाए, इन कारणों से वहाँ पर भी यही लोग बतौर इकोनॉमिक ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इसलिए ज़्यादा पुअर हैं। हु आर द अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली? जब भी हम पुअर फैमिलीज़ की बात करते हैं